नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। ईसो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सर्वेषि परममहवै मङ्गलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। ईसो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सर्वेषि परममहवै मङ्गलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम आपका सबका स्वागत करते हैं हमारी अगली कड़ी में। जो संडे की हम कड़ी रखते हैं उसमें अगली कड़ी में आपका सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं, आप सब हमसे जुड़े हुए हैं हमारी भक्तामर की कक्षा में, जो बहुत अच्छे रूप से चल रही है। 350 से 400 लोग उसमें हमेशा उपस्थित रहते हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमने अमरीश जी को बुलाया था, जिन्होंने हमें ऑरा और अपने चक्रा को कैसे हम अपने नमोकार मंत्र के द्वारा उनको एक्टिवेट और बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दी थी। और आज हम आपके समक्ष ला रहे हैं डॉक्टर रेखा जी जैन, जो कि बहुत बड़ी होम्योपैथ डॉक्टर हैं जयपुर में। वो आज हमें बताएंगी कि कैसे श्वास से हम अपने लाइफ में चेंजेस और हम रोगों से दूर रह सकते हैं। और इसके अलावा जो आप सभी जानते हैं, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आज का अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे गुरु भक्ति और आराधना से। तो मैं चाहूंगी सब आप लोग अपने आप को म्यूट रखें। मैं कोशिश करूंगी सबको म्यूट रखने का, बट इन केस अगर कोई लेट आता है या कुछ अनम्यूट हो जाते हैं तो अपने आप को आप प्लीज अपने आप म्यूट रखें। तो आइए हम करते हैं गुरु भक्ति, गुरु वंदना। ये दो क्या है इसमें, ये क्या आ रहा है? श्रीजा, श्रीजा, मैं चाहूंगी सभी हाथ जोड़ के गुरु का आशीर्वाद लें। Audio is not there. Audio is not there.
Can you see the screen? I can see the screen, but audio is not there. Now I can see you. So Okay, I'll just yeah. share again. Can you see now? आ जाए महिमा गुरुवर की वो समझ पाए, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, होठों को हंसी मिलती है, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है। दुख दर्द जीवन का सब भूल जाते हैं, वात्सल्य के मोती गुरु जब भी लुटाते हैं, शांति हो जीवन में, समता रहे मन में, ऐसी कला जीवन जीने की वो सिखाते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, प्रेम से सिर पर हाथ धरते हैं, इनके आशीष से जीवन की कली खिलती है, इनके आशीष से जीवन की कली खिलती है, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजा, बहुत अच्छे। आई अज्यूम हम सब ने बहुत अच्छे से भक्ति करी होगी। आइए जोर से जयकारा लगाएंगे, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और ऐसे ही हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे गुरु के आशीर्वचन से। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि आज हमें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। एनीथिंग रॉन्ग? इज इट ओके श्रीजा? हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमें आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का हमें आशीर्वाद मिला है। हम चाहेंगे वो वीडियो चलाना जो भारत गौरव राष्ट्र संत परम पूज्य पुलक सागर जी महाराज ने हमें आशीर्वाद के वचन में भेजा है। तो उनके मुख बिंदु ये वीडियो मुझे 3 बजे ही मिला है, तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सबको उनका आशीर्वाद मिले, इसीलिए हम वो आशीर्वाद वचन आचार्य श्री का चलाएंगे। श्रीजा, हैंग हो गया उसका वीडियो। Shrija, audio is not there. Can you see the audio? I can see, but not here. You can't see. Wait, I will start again. Yeah. Restart it. Yeah. Yeah, 1 minute. तो हमारे सामने आ रहे हैं गुरु के कुछ हमारे गुरु का आशीर्वाद। 1 मिनट, अभी आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, ये आचार्य श्री ने 3 बजे मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है। ये तो महाराज श्री का आशीर्वाद है। ये लीजिए आपके सामने
Nilima Di, you can hear now. Play ना. दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई हफ्तावार पाठ के माध्यम से लोगों को धार्मिक संस्कार प्रदान कर रही है। आदरणीय उषा जी बढ़ियात्या मेरे काफी निकट रही हैं, वात्सल्य भाव है उनके साथ, धर्म का भाव है उनसे मेरा। और नीलिमा जी का भी बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। मुंबई जैसे व्यस्ततम शहर में भक्तांबर की अर्घ जगाना, धर्म से लोगों को जोड़े रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको आप सब हमारी श्राविकाएं निभा रही हैं। दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई हफ्तावार पाठ के माध्यम से लोगों को धार्मिक संस्कार प्रदान कर रही है। आदरणीय उषा जी बढ़ियात्या मेरे काफी निकट रही हैं, वात्सल्य भाव है उनके साथ, धर्म का भाव है उनसे मेरा। और नीलिमा जी का भी बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। मुंबई जैसे व्यस्ततम शहर में भक्तांबर की अर्घ जगाना, धर्म से लोगों को जोड़े रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको आप सब हमारी श्राविकाएं निभा रही हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह से आप धर्म से लोगों को जोड़ें। मुंबई को धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है। मुंबई पूरा हिंदुस्तान है। मुंबई पूरे हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी आशा की एक किरण है। उसके लिए उषा जी बढ़ियात्या जो मेहनत कर रही हैं, और भी उनके साथ जुड़ी हुई उनकी सखी सहेलियां, सबको मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करूंगी श्रीजा जी पहाड़े को कि हमें आगे अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ाएं। रेखा जी आ गई हैं श्रीजा? Yes, she's there. तो व्हाट नेम है शी लॉग्ड इन विद? देखिए रेखा जी जैन के नाम से है। रेखा ही है सिर्फ, ठीक है। मेरे को तो मैंने हैशटैग, ओके मैं एक बार बात करती हूँ। आप रेखा दीदी आपका ऑडियो वीडियो ऑन है क्या? बिल्कुल, मैं आप सबको देख पा रही हूँ। ओके तो मुझे देख पा रही होंगे, ऐसा समझ रही हूँ। ठीक है दीदी, मैंने आपको को होस्ट, अच्छा बन गया, को होस्ट बना दिया दीदी, है ना? तो हम नीलिमा दी, यस आगे बढ़ते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर हम सभी को गुरु का आशीर्वाद मिला, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसी उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी कविता गुरु के लिए बोलना चाहूंगी। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, आपके ज्ञान का आदि ना अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहां, उठी शिष्टाचार की मूरत वहां। अपने संसार से आपका परिचय कराया, उन्होंने तुम्हें भले बुरे का आभास कराया। अथाह संसार में तुम्हें अस्तित्व दिलाया, दोष निकाल कर सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाया। अपनी शिक्षा के तेज से तुम्हें आभा मंडित कर दिया, अपने ज्ञान के वेग से तुम्हारे उपवन को पुष्पित कर दिया। जिसने बनाया तुम्हें ईश्वर, गुरु का करो सदा आदर। जिसमें स्वयं है परमेश्वर, उस गुरु को मेरा प्रणाम सादर। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। ओके, आज हमारे बीच उपस्थित हैं जयपुर की बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर रेखा जी जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत रेखा जी। आप विख्यात डॉक्टर सुशील जी वैद्य की सुपुत्री हैं और काफी सालों से आरोग्य भारती को संचालित कर रही हैं। रेखा जी एक गृहिणी होते हुए भी विगत 45 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। आप जैन साधु एवं साध्वियों की सेवा में भी निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। इनको दीदी के नाम से भी पहचाना जाता है और ये समाज सेवा के कई कार्यों में शामिल और विभिन्न संस्थाओं से अपना समय और योगदान प्रदान करती रहती है। इतना ही नहीं, हर सोमवार और गुरुवार को यह बच्चों को निशुल्क प्राण साधना की कक्षाएं भी कराती हैं। हाल ही में 1 जुलाई को जब नेशनल डॉक्टर्स डे था,
तब इनको JK न्यूज चैनल ने लाइव कवर किया था और इन्होंने इतनी खूबसूरती से हमें ये बताया, मतलब चैनल पे ये बताया कि हम अपने जीवन को नॉर्मल साधारण चीजों से कितना सुंदर बना सकते हैं, अपने रसोई की चीजों से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर था इनका ये लाइव सेशन JK न्यूज पर। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेती हूँ और यहाँ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रेखा जी जैन को, जो हमें बताएगी जीवन और श्वास एवं जीवन के बारे में। तो लाइव टू यू रेखा जी। थैंक यू श्रीजा जी एंड नीलिमा जी। आज आप लोगों ने जो दिन चुना है वो बहुत ही बेहतरीन है और सभी के जीवन में गुरु होते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन आपने आज मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता एवं गुरु को वंदना करती हूँ, शत नमन करती हूँ, त्रिकाल वंदना। उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। मीरा जी शाह चाची और मंजू जी बड़जाता भाभी, इन्होंने मुझे आज आपके सामने उपस्थित होने का मौका दिया, अवसर दिया। यह मेरे लिए बहुत बात है जिससे कि मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष रख सकती हूँ। आज पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में सबसे पक्का दोस्त कौन है? नाम नहीं बताइए, मैं नाम नहीं जानना चाहूंगी। जानने और लोगों के बताने से हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई तकलीफ आ जाए, क्योंकि हर के जीवन में एक ना एक दोस्त अवश्य बनता है और जो हमारे सुख दुख में सब में हमारे साथ ही रहता है, अंतिम समय तक हमारा साथ देता रहता है। मैं नाम नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम सबका एक कॉमन दोस्त है जो सबके साथ रहता है। और आज का विषय हमारा है श्वास, और श्वास हमारा सबसे पक्का दोस्त है। इसीलिए मैं आपसे नाम नहीं पूछ रही थी, क्योंकि आप लोग अपने अपने जीवन के दोस्त के नाम बता देते, तो मैंने सोचा कि मैं ही पहले बता दूं आपको कि हमारे जीवन का सबसे पक्का दोस्त हमारा श्वास है। अगर श्वास चलता रहता है तो हम चलते रहते हैं, और अगर श्वास रुक जाता है तो समाप्त हो जाती है। श्वास क्या है? सबसे पहले यह जान लें कि श्वास क्या है। जो हम हवा अंदर खींच रहे हैं यह श्वास, और वापस बाहर छोड़ रहे हैं। हवा के साथ हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और जो शुद्ध वायु होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, छोड़ते हैं, जो अशुद्ध वायु होती है। और यह शुद्ध वायु हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। देखिए, श्वास और जीवन, और दूसरी तरफ हम कहते हैं आत्मा और शरीर। अगर आत्मा है तो शरीर चलता है, और आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है। तो आत्मा अजर अमर है। आत्मा क्या है? अजर अमर है, ना मरती है, ना जीवित होती है, ना बिगड़ती है, ना बनती है, और ना ही बीमार होती है। सिर्फ बिना बताए जब चाहे अपनी मर्जी से हमें छोड़कर जा सकती है और चली भी जाती है, और हमारा शरीर उसके निकलते ही मृत हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, श्वास के बारे में सब लोग जानते हैं।
और जीवन के बारे में सब जानते हैं, आत्मा के बारे में भी सब जानते हैं, पर मैंने मेरे सोच में ये डाला है कि एक प्राणी के 3 पाए होते हैं, श्वास, आत्मा और शरीर। आत्मा अजर अमर है, लेकिन हमारा श्वास अजर अमर नहीं है। आत्मा अदृश्य है, उसके बिना भी जीवन नहीं चल सकता, लेकिन श्वास दृश्य है, उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो बीमार भी होता है, उसे ठीक भी किया जाता है, स्वस्थ भी किया जाता है, और कृत्रिम रूप से श्वास की व्यवस्था भी हर जगह मौजूद रहती है। तो श्वास को अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? श्वास को स्वस्थ रखना, श्वास को बनाए रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्वास कैसे स्वस्थ रहे? हम सबसे पहले आज श्वास को स्वस्थ रखने की क्रिया को जानेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी बीमारियां जो हमने अपने बैनर पर लिखवाई हैं, वो सब श्वास से संबंधित है। तो हम सबसे पहले कॉमन एक जो बहुत जरूरी है श्वास को स्वस्थ रखने का, वो आपको बता देते हैं, और हम 1 या 2 मिनट के लिए इसे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। श्वास जो है वो कैसे शरीर के भीतर जाता है और कैसे बाहर निकलता है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे मैं बोलूं, आप लोग एक बार मेरा अनुसरण करें, आपको आनंद आएगा और आप अपने इस कार्य में लीन हो जाएं तो और ज्यादा आनंद आएगा। सब चीजें करें, कमर सीधी और आंखें बंद। देखिए, श्वास के भी 4 भाग हैं। हम कैसे उसे टुकड़ों में भीतर ले जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हम देख सकते हैं। आत्मा हमारे साथ रहती है, हम उसे देख नहीं सकते, वो कब चली जाती है हमें पता नहीं चलता, लेकिन श्वास को हम अनुभव कर सकते हैं, श्वास को हम देख सकते हैं। आइए सीधे बैठें, सबसे पहले श्वास को अनुभव करें, उसके पश्चात हम श्वास से संबंधित रोगों के बारे में जानना चाहेंगे। आंखें बंद, नाक से गहरा श्वास लें, इसे हम पूरक बोलते हैं। फिर कुंभक यानी श्वास को रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें, रेचक, और फिर बाह्य कुंभक यानी फिर से ठहरें, गतिहीन हो जाएं। जब हम गतिहीन होते हैं तो आगे के श्वास के लिए फिर से तैयारी करते हैं। अब मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप वैसे वैसे ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, श्वास को भीतर खींचेंगे। पूरक, गहरा श्वास नाक से भीतर ले जाएं। कुंभक, ठहरें, शुद्धि होने दें। रेचक, श्वास को धीरे धीरे नथनों के द्वारा छोड़ दें। और कुंभक, पुनः पूरक। ऐसी क्रिया को हम 3 बार दोहराएं। 3 बार दोहराएं तो हमें अपने श्वास के आने और जाने का रास्ता महसूस होने लगेगा। जब हम ये क्रिया करते हैं और अपने भीतर जाते हैं तो धीरे धीरे एनर्जेटिक होने लगते हैं, चार्ज होने लगते हैं। ये श्वास ही हमारा पक्का दोस्त है, इसको हम चार्ज करते रहते हैं तो ये हमें चार्ज करता रहता है। कैसे? ये श्वास हमारे शरीर की बैटरी है। आप समझ रहे हैं? श्वास हमारे शरीर की क्या है? बैटरी है। और जो क्रिया है ये है श्वासायाम।
इस क्रिया का नाम क्या है? श्वासायाम। श्वास लेना और छोड़ना, इस क्रिया को बोलते हैं श्वासायाम। मैं समझती हूँ कोई भी श्रोतागण जो इस समय उपस्थित हैं, ऐसा नहीं होगा जिसके पास में मोबाइल नहीं हो। हर श्रोतागण के हाथ में या पास में निश्चित रूप से मोबाइल है। आप मोबाइल को कितनी बार चार्ज करते हैं? 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा बार करना पड़ता है। लेकिन जब अपन ने नया नया मोबाइल लिया था तब कैसे चार्ज करते थे? 2-3 दिन में एक बार, क्योंकि हम तब मोबाइल को उतना काम में नहीं लेते थे और हमारी बैटरी 2-3 दिन चल जाती थी। आज हमारी बैटरी मोबाइल की ज्यादा नहीं चल पाती, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एप्स आ गए हैं, कितने व्हाट्सएप देखने पड़ते हैं, सारे टिकट्स बुक होते हैं इससे, सारी पढ़ाई इससे होती है, जूम की क्लासेज इससे चलती है। तो हम जितनी बार उसको यूज में लेते हैं उतनी बार हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं बैटरी के थ्रू। ऐसे ही हमारा शरीर जो है वो काम करते करते थक जाता है, और जब थक जाता है तो उसे चार्ज करने के लिए हमें अपने बैटरी को ऑन करना पड़ता है। हमारी बैटरी कौन सी है? हमारा श्वास। तो अगर सुबह सुबह जल्दी उठकर हम 15 से 20 मिनट अपने श्वास को देखें, जानें और इसे गहरा श्वासायाम करके अपनी क्रिया को पूर्ण करें तो शायद अपन दिन भर उतने एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। पूरे दिन काम करने के बाद भी हमें थकान महसूस नहीं होती, और अगर थकान महसूस होने लगे, काम ज्यादा है, तो फिर से बैटरी चार्ज कर लीजिए, क्योंकि श्वास तो आपके भीतर है ना। आप फिर से लीजिए इस तरह से। जितनी चार्ज करनी है उतने मिनट, उतने सेकंड्स आप अपने श्वास के लिए दीजिए। लेकिन हमारी कितनी खराब आदत है, हम लोगों ने कभी श्वास को देखा ही नहीं कि हमारे भीतर चल रहा है क्या। हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो बेचारा चलता रहता है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब वो यूज करता करता, कौन यूज कर रहा है? हम यूज कर रहे हैं। यूज करते करते वो थक जाता है तो बताने लगता है कि मैं अब उखड़ गया हूं, मैं बिगड़ गया हूं, और उसके सारे लक्षण अनेक बीमारियों के रूप में हमारे समक्ष आने लगते हैं, हमें तंग करने लगते हैं। तब हमारा ध्यान जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे श्वास आ नहीं रहा, अरे मेरा ये श्वास को क्या हो गया, अरे मम्मी मेरे क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। I request everyone to please कान से नहीं बिगड़ता, बाहरी वातावरण से भी बिगड़ता है, पोल्यूशन से भी बिगड़ता है, नमी से भी बिगड़ता है। और जब नमी अधिक होती है तो अनेक रोग सामने आने लगते हैं, और बम्बई में रहने वाले लोगों को ये सब सहना पड़ रहा है। वहां नमी बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, खान पान में प्रदूषण बहुत है, और जंक फूड की मात्रा बहुत अधिक उपयोग में ली जाती है, जो हमारे श्वास को बिगाड़ने में बहुत सहायक। तो आइए हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं कि श्वास से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अभी अभी आपने बताया मैं क्लासेस लेती हूँ, तो जो हम क्लासेस लेते हैं वो प्राणोपचार की होती है। उस प्राणोपचार में हमने जो नई चीज इजाद की है वो ये है कि आप लोग जब श्वास लेते हैं तो उसे प्राणायाम बोलते हैं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मैंने आज के 20 साल पहले यह बात, मेरी प्राण पंचामृत एक पुस्तक चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है,
उसमें लिख दी थी कि प्राणायाम से पूर्व श्वासायाम। श्वास को जब तक जानेंगे नहीं हम प्राणों तक पहुंचेंगे ही कैसे? तो पहले श्वास को स्वस्थ रखें, श्वास को बड़ा सा बड़ा करें, और जितना श्वास लंबा लेते हैं उतने ही स्वस्थ होते हैं। आज की श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं वो पल्मोनरी डिजीजेस कहलाती है। पल्मोनरी डिजीजेस वो होती है जो लंग्स से, जो फेफड़ों के द्वारा आती है। फेफड़ों में जो रोग होते हैं वो सब पल्मोनरी डिजीजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, सब जानते हैं। ट्रेकिया होता है, श्वास नली होती है। सबको अगर अपन जानने लगेंगे तो शायद समय कम रह जाएगा, इसलिए हम आगे चलते हैं कि जो लंग्स हैं एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। बहुत सारी शायद लेडीज को पता नहीं होगा कि हमारा एक लंग छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो दायां लंग होता है उसके 3 लोब होते हैं, और जो बायां लंग होता है, बायां फेफड़ा होता है, उसमें 2 लोब। और ये हमारे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध वायु का आदान प्रदान होता है यहाँ पर, जिससे हमारे यहाँ शरीर के भीतर रक्त की शुद्धि होती है। ये आपने इसका मैकेनिज्म सारा समझ लिया है। अब इससे संबंधित जो रोग आते हैं वो रोग हैं, सबसे पहले हम लेंगे दमा। दमा एक वेल नोन नेम है, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा। आज 40-50% लोग इस रोग से ग्रसित हैं। जहां जहां मॉइस्चर है वहां वहां इस रोग से लोग ग्रसित हैं। इसमें क्या होता है, दमे में सांस उखड़ने लगता है, सांस छोटा होने लगता है, तकलीफदायक होने लगता है, और एक अजीब सी विस्लिंग, सीटी की तरह आवाज श्वास के साथ आने लगती है, और कफ ड्राई हो जाता है, और रोगी बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो मैं जीऊंगा ही नहीं। बहुत अजीब सी उसकी स्थिति हो जाती है। जो लंग्स होते हैं वो पूरे फैल नहीं पाते, वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाता, और डॉक्टर इसने इमरजेंसी के अंदर इसीलिए तुरंत इनहेलर देके लंग्स को ऐड करने के लिए इलाज चालू कर देते हैं। और सबकी आदत हो जाती है रोज इनहेलर लेना। हमारे होम्योपैथी में एलर्जिक अस्थमा और अस्थमा की बहुत सारी दवाइयां होती हैं। एक बात आज आप यहां समझ लें अच्छे से कि जो अस्थमा है और उसकी जो होम्योपैथी दवाइयां हैं वो एलोपैथी की तरह कोई कॉमन नहीं हो सकती कि हमने एक दवा सब रोगियों को दिया और ट्रीट कर दिया। ऐसा होम्योपैथी में संभव नहीं है। होम्योपैथी में जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो लक्षणानुसार होते हैं, सिम्प्टोमेटिक होते हैं। आप जैसा सिम्टम लेके डॉक्टर के पास जाएंगे वो उसके अनुसार आपको दवा लिख देगा। अब मान लीजिए आपने जाके डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन मैं पानी बहुत छोटा छोटा बार बार और शॉर्ट इंटरवल्स पर पीता हूं। बस डॉक्टर ने आपकी बात को पकड़ लिया। इसने क्या बताया? इंटरवल्स की बात बताई। मेन इसका क्या हुआ? इंटरवल्स की बात। तो तुरंत डॉक्टर उसको आर्सेनिक एल्प लिख देगा, उसे और ज्यादा बात जानने की जरूरत नहीं। इसीलिए होम्योपैथी हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई कर सकता है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेहनत मांगती है कि आपने कितनी स्टडी की है, आप सिम्टम्स को कितनी गहराई से जानते हैं। इसमें कोई डिजीज के नाम पर आपको दवा नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें होम्योपैथी की किताब खोलकर देखना कि अस्थमा की दवा, तो आपको नहीं मिलेगी। अस्थमा नाम से कोई चीज हम लोगों के नहीं होती, हमारे लक्षण होते हैं। अब मान लीजिए आपने कहा डॉक्टर साहब मेरे को बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन मैं बहुत सारा पानी एक बार में पीता हूं और फिर मुझे प्यास लग जाती है, तो दवा बदल जाएगी।
दवा हो जाएगी ब्रायोनिया। तो पेटेंट मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं होती। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए आपके श्वास की प्रॉब्लम के साथ, एलर्जिक अस्थमा के साथ जी मिचलाता है, वॉमिट्स जैसा सेंसेशन होता है, तो एक नई दवा आ जाएगी, इपिकाक। जिन रोगियों को जो लक्षण मैं बता रही हूँ, इन लक्षणानुसार अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो उपयोग में ले सकते हैं। कौन सी डोज लेनी है, कितनी डोज लेनी है, यह तो आपको डॉक्टर से मिलकर तय करना ही पड़ेगा। लेकिन आप बीमारी को जान गए हैं कि मेरे को अस्थमा है, इतनी अस्थमा के लक्षण है, और इसमें ये बीमारी का नाम के लक्षण के अनुसार नाम है। अब अगर हमारा मान लीजिए दम घुटने लगता है, सांस लेते लेते अंदर से कंठ से ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा है, तो ऐसे में हमारी दवा हो जाती है स्पोंजिया। अब आप सोचिए कि हम जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी से दवा दे दीजिए। बेचारा डॉक्टर क्या करे, जल्दी से दे देता है। और जैसे आप लोग हो गए हैं जल्दी जल्दी करने वाले, डॉक्टर्स ने भी जल्दी जल्दी की सब दवाइयां निकाल दी है, इजाद कर दी है। अस्थमा लिख लिख कर बहुत सारी दवाइयां मार्केट में आने लग गई हैं। मैं एक बहुत जरूरी दवा जरूर बताऊंगी आपको। एक वह दवा जो बच्चों के लिए होती है। अगर आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, आपके बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा करने के बाद फिर उसका सांस उखड़ जाता है और उसे तकलीफ आने लगती है, तो दवा बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे में दवा होती है कैमोमिला। अब आप सोचिए कितने प्रकार की दवाइयां इसके अंदर हो गई है। ये तो हमारी होम्योपैथी दवाइयां हुई। अब हम आयुर्वेद की तरफ चलते हैं। देखिए, आयुर्वेद की कोई भी दवा अगर मैं आपको बताती हूं तो वो दवाइयां मार्केट में अवेलेबल होती है। उनको बताने से शायद अपन को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम जाके इस तरह से उन दवाइयों को खरीद भी नहीं सकते हैं जल्दी से। लेकिन उन्हीं की जड़ी बूटियों से हम घर में कैसे इलाज कर सकते हैं, हमारी रसोई से हम सामानों को कैसे उपयोग में ले सकते हैं और लेते आ रहे हैं, और अपने आप को बूस्टअप किए जा रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को अंदर ही अंदर कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। और हम बिना सोचे समझे अपने आप को रोज बूस्टअप कर रहे हैं उन सब चीजों को खाके। मैं उन सब चीजों के नाम आपको यहाँ बताना चाहूंगी जो आपकी नजर में तो हैं पर ज्ञान में नहीं है। तेज पत्ता आप गरम मसाले में रोज काम लेते हैं, और गरम मसाले में जितने सामान है, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, सौंठ, पीपल, लौंग, ये सब हमारे पल्मोनरी सिस्टम को बूस्टअप करने की दवाइयां हैं। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। इसीलिए सब्जी बन जाने के बाद इसका गुण समाप्त ना हो तो हम पूरी सब्जी बनाने के बाद चुटकी भर गरम मसाला सब्जी में भुरका देते हैं। उसके फ्लेवर से ही हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। बहुत ज्यादा गरम मसाले खाने से शरीर को तकलीफ होती है, गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए लालच ना करें, स्वाद का लालच ना करें, लेकिन एज ए मेडिसिन चुटकी भर गरम मसाला आप उन सब्जियों में जरूर डालिए जो बादी करती है। जैसे आप गट्टे बनाते हैं, दाल बनाते हैं, और आलू की सब्जी बनाते हैं, चना बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, उनमें चुटकी भर डाल देने से उनकी बादी छट जाती है, कम हो जाती है। पीपल गरम मसाले में डलती है, लेकिन अगर हमें अस्थमा है और श्वास की तकलीफ है तो हम तेज पत्ता, पीपल और अदरक की चाशनी, आधी चम्मच तेज पत्ते का पाउडर, चौथाई चम्मच पीपल का पाउडर और 1 चम्मच अदरक की चाशनी लें, और
उनको आपस में मिला के अच्छे से इस तरह से कटोरी में फेंट लें और इस तरह चाटना है। उसे पीना नहीं होता है, उसे चाटना है, ताकि वो हमारे गले से लेके लंग्स तक एक ऐसी गर्मी पैदा कर देते हैं और सारे लंग्स को खोल देते हैं, जिससे कि हम अंदर ऑक्सीजन लेने में समर्थ हो जाते हैं और हमारे श्वास को आराम मिलता है। अब ये सब चीजें आपके घर में हैं, आपकी रसोई में है, आपको बाहर नहीं जाना है। बच्चों को ये सब चीजें खाना सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो सामान खा रहे हैं आजकल, उनमें ये सब कुछ नहीं होता। वो जो खा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो खराब नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं है। वो कैलोरीज से फुल हैं जो वेट बढ़ाती है, लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं है। और जो हम खा रहे हैं ये सब न्यूट्रिशियस है, हमारे शरीर को बूस्टअप करती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, हमारे को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल है, लेकिन वेट को रिड्यूस करती है, बढ़ाती नहीं है। गरम मसाला हमारे वेट को रिड्यूस करता है, इसीलिए बहुत गरम मसाले खाने वाले, बहुत मिर्च मसाले खाने वाले लोग अधिकतर पतले होते हैं। इसके अतिरिक्त मुलेठी, क्योंकि जब श्वास उखड़ता है तो खांसी और एक अजीब सी बेचैनी अंदर रहती है, तो पान के अंदर मुलेठी खाने से आराम मिलता है। जिन लोगों को पान की आदत नहीं है, पान के त्याग है, वो लोग मुलेठी को अदरक के रस में मिलाकर चाट ले और ऊपर से कोई भी गर्म पेय पी ले, बहुत आराम मिलता है। रात में सोते समय अगर हम हल्दी का दूध पीते हैं तो हमारे श्वास से संबंधित रोगों में आराम मिलता है। अब मैं आपको एक उस इलाज के बारे में बताऊंगी जो जगह जगह पर शरद पूर्णिमा के दिन दिया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है और अस्थमा के लिए शरद पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन जगह जगह मंदिरों के बाहर खीर बंटती है। उसमें जो दवा मिलाई जाती है वो पीपल के पेड़ की छाल का पाउडर होता है। उस पाउडर को अगर हम चावल की खीर बनाकर, जिनके रात में खाने के त्याग है, वो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, और अगर साबूदाने के भी त्याग हैं तो फिर प्लेन दूध में ही उन्हें लेना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाएंगे। वो जिन ड्राई फ्रूट से उनको एलर्जी नहीं है वो ड्राई फ्रूट्स वो काम में ले सकते हैं। खीर बना के और उसके अंदर ये दवा मिला के और चांद के समक्ष रख दें। रात को 12 बजे बाद उस खीर को खाकर जगना पड़ता है। अगर खीर खा के सो जाते हैं तो अस्थमा की बीमारी ठीक नहीं होती। खीर खा के 3 घंटे जगना आवश्यक है। उसमें आप चाहे अपना कार्य करें और चाहे चलचित्र देखें, वह आप पर डिपेंड करता है, पर जगना होता है। आंख बंद नहीं होनी चाहिए, अगर बंद होने लगती है तो आप उस रोगी को, उस व्यक्ति को जगाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है ऐसे नींद आए या ना आए, लेकिन खीर खाने के बाद में अधिकतर फोन आते हैं, डॉक्टर साहब नींद आ, सो जाएं क्या? सोने से फिर नहीं होता। और ये दवा 3 साल तक लेनी पड़ती है। हर साल शरद पूर्णिमा के दिन लेनी पड़ती है। अस्थमा का जोर धीरे धीरे कम होता जाता है। प्राणोपचार के द्वारा मैंने आपको पहले बता दिया है कि सब पल्मोनरी डिजीज का एक ही कॉमन इलाज है प्राणोपचार में, वह है श्वास, गहरा श्वास, गहरा श्वासायाम। आप कितना ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो सब आपको स्वयं करना है। लेकिन हमारे जब क्लिनिक में कोई श्वास का रोगी आता है तो हम उसे प्राण साधक कैसे ट्रीट करते हैं, यह प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं कि उसे उल्टा लिटाकर हम किस तरह से उसके लंग्स को बूस्टअप करते हैं और उसको श्वास बहुत आराम से आने लगता है। वो यहाँ संभव नहीं है, इसलिए मैं आगे चलती हूँ और दूसरी बीमारी प्लूरिसी पर आते हैं। प्लूरिसी
वह बीमारी है जिसके अंदर लंग्स में पानी भर जाता है। हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े एक कवरिंग से कवर रहते हैं, उसमें एक द्रव भर जाता है जिसको हम बोलते हैं लंग्स में पानी भरना। तो उस द्रव के भर जाने से लंग्स के अंदर स्फुरन आ जाता है और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और रोगी को जो सिम्टम्स आते हैं वो सबसे ज्यादा ये होते हैं कि उसे श्वास की दिक्कत होने लगती है, उसे मस्कुलर पेन्स आने लगते हैं, हेडक होने लगता है, फीवर आने लगता है और वह बेचैन हो जाता है। तो फेफड़ों में पानी भर जाए उसके लिए हम एक्सरे करा के पता लगा सकते हैं कि क्या दिक्कत है। पता लगने के बाद हमें जो दवाइयां हैं होम्योपैथी में, वो सबसे बेहतरीन दवा है इसकी एकोनाइट, एपिसमेल और एसिड नाइट्रिकम। इसके अतिरिक्त ब्रायोनिया और आर्सेनिक। अब मैं अगर इनके सिम्टम्स पहले की तरह बता दूं तो आपका बहुत सारा छूट जाएगा, इसलिए आप लोग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग से पूछ सकते हैं। अभी हम इसके लिए जो प्लूरिसी है, इसके लिए हम आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो हमें इस प्लूरिसी में फायदा करती है। हर की किचन में हल्दी होती है। हल्दी को पानी में घोल दीजिए और रुई से इस तरह से सारे लंग्स पर लेप कर दीजिए। हल्दी एक एंटीसेप्टिक होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। ये अंदर पानी को सुखा देगी और सुखा कर हमारे लंग्स को आराम देगी। हमारा पानी जैसे जैसे सूखेगा हम ठीक होने लगेंगे। इसके लिए एक काढ़ा बनता है। अगर प्लूरिसी हो गई तो डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, लेकिन घर में हम क्या इलाज करें वो भी जानना जरूरी है। इसका जो काढ़ा बनता है वो तुलसी, पुदीना और लौंग का पानी मिलाकर उकाल दीजिए अच्छे से और सुबह शाम ये पानी पिलाइए। जो लौंग है वो गर्म होती है और वो पानी, उसका जो गुण होता है, उसका पानी को सक करने का गुण होता है उसमें, इसलिए वो उस पानी को सक कर लेती है और हमारे फीवर को उतारने का काम भी लौंग में होता है। तो फीवर भी कम हो जाता है और रोगी को आराम हो जाता है। पल्मोनरी डिजीज में ही एक और बीमारी जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है वह है लंग कैंसर। लंग कैंसर हमारे घर में इलाज हो जाए जरूरी नहीं, लेकिन अगर मन पक्का है तो हम इसे जितनी तेजी से फैलता है उतनी तेजी से फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए दवा नहीं, मनोबल की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें सेल्स का सारा खेल होता है। अगर हम ऑक्सीजन के द्वारा अपने सेल को बूस्टअप करते रहें, अपने सेल्स को शुद्ध करते रहें, स्वस्थ करते रहें, तो वो इतनी तेजी से रोग नहीं फैलेगा। तब हमारी बाहरी दवाइयां भी कारगर हो जाएगी और काम करेगी। लंग कैंसर के लिए होम्योपैथी में पोनियम मेडिसिन करके एक ही मेडिसिन ऐसी है जो अधिकतर काम में ली जाती है। साथ में एसोसिएट मेडिसिन के लिए हमें लक्षणों की आवश्यकता पड़ती है, बिना लक्षणों के हम नहीं कर सकते हैं। अब लंग कैंसर है ये पता कैसे चले? इसमें धीरे धीरे रोगी की भूख कम होने लगती है, उसे सिर दर्द रहने लगता है, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता। वो बार बार बताता है कि मेरे को तकलीफ है, खांसी आती रहती है, हल्की हल्की खांसी चलती रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जब इस तरह के सिम्टम्स हो जाएं तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। आयुर्वेद में लंग कैंसर के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा इलाज है वह है आंवला, अश्वगंधा और हल्दी
और जिंजर। ये चारों चीजें लंग कैंसर के लिए बहुत फायदे वाली होती है। आप अदरक की चाय पिए, आंवला की कोई भी वैरायटी बना लें, सिर्फ अचार नहीं होना चाहिए, कैंडीज के रूप में बनाएं। तरह तरह की कैंडीज बनती हैं, इसके जैसे जैसे लक्षण होते हैं वैसे कैंडीज बनती हैं। उन कैंडीज को आप चूसते रहें, वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो लंग कैंसर को ठीक कर दे, ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो सहायता करती है ठीक करने में। और अमृता गिलोय, जिसे हम गुड़ूची भी बोल देते हैं और गिलोय भी बोलते हैं, इसका सत्व भी आता है। गिलोय का पानी पीना चाहिए, वो हमारे इसमें बहुत फायदा करता है। पल्मोनरी डिजीज में सभी में गिलोय काम में ली जा सकती है। आजकल तो आपने देखा ही है कि इन सब चीजों का कितना ज्यादा महत्व हो रहा है। एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये नसों को ठीक करने का काम करती है, उनको ताकतवर बनाती है, और जब हमारा नर्वाइन सिस्टम ताकतवर बनता है हम स्वयं ताकतवर होने लगते हैं। तो अश्वगंधा दवा है अपने आप में, डॉक्टर से पूछ के इसे लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। हल्दी का दूध इसमें पीना चाहिए, एक चुटकी भर हल्दी दूध में डाल के रात में सोने से पहले गर्म दूध पीना चाहिए। अब हम आते हैं और पल्मोनरी डिजीज में, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। टीबी एक ऐसा रोग है जो जेनेटिक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक समय था, जैसे आज कोरोना से लोग घबरा रहे हैं, ऐसे टीबी का पता लगने पर सारे घर वाले घबरा जाते थे, पर अब नहीं घबराते। इसका कोर्स आता है, 1 साल का कोर्स होता है, 9 महीने से साल का कोर्स होता है, और टीबी पूर्णतः ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं इस रोगी को यह टीबी का रोगी है। इसका एक टेस्ट भी होता है जिसको हम एमटी टेस्ट बोलते हैं, मॉन्टुक्स टेस्ट। उससे भी पता लगाया जाता है, एक्सरे से पता लगाया जाता है, सीटी स्कैन से पता लगाया जाता है, एमआरआई से पता लगाया जाता है। आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं, घर में कैसे पता लगे कि टीबी हो सकती है। रोगी धीरे धीरे दुबला होने लगेगा, उसकी भूख कम होने लगेगी, वो मुरझाया मुरझाया सा रहने लगेगा, उसके चेहरे पे हमेशा उदासी रहने लगेगी, चलने में उसे कमजोरी महसूस होती रहेगी, और वो खांसता रहेगा, कभी कभी बलगम से उसके खून आता रहेगा और वह छुपाता रहेगा। कई लोग ऐसा करते हैं, बताते नहीं है घर में, और भीतर ही भीतर रोग पनपता रहता है और बढ़ जाता है। ऐसे 11 से 15 सिम्टम तक टीबी के होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये टीबी का रोगी है। इसके इलाज के लिए जो होम्योपैथी दवाइयां हैं वो मेनली 2 दवा काम में ली जाती है, ट्यूबरक्यूलिनम और आर्स आयोड। फिर कुछ सिम्टम्स और मिलने पर कालिकार, फास्फोरस, साइलेसिया, अगर मान लीजिए टीबी किसी को बोन की टीबी है, पीठ में आ गई है, तो साइलेसिया बहुत बढ़िया काम करती है। साइलेसिया देने से बोन टीबी बहुत जल्दी ठीक होती है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे केस बोन टीबी के एलोपैथी दवा के साथ देकर ठीक की, क्योंकि एलोपैथी दवा का कोर्स उन्हें लेना जरूरी होता है। वो मानसिक अपने आप को वो तैयार नहीं कर पाते मानसिक रूप से। तो बार बार उनको जब परेशानी आ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार होम्योपैथी दवा को ट्राई कर देखिए, ये लौट कर नहीं आएगा। उन्होंने कहना माना और ये जब दवा खाई तो उन्होंने देखा कि उनके जो बोन टीबी थी वो एकदम ठीक हो गई। तो होम्योपैथी का अपना एक कमाल है, कब देना है, कैसे देना है, बस ये जानना जरूरी है। टीबी के बाद हम टीबी के बाद हम आते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों में कि हम आयुर्वेद की कौन सी दवाइयां टीबी में काम में लेते हैं। इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था कि अश्वगंधा ये टीबी में भी काम आती है, मुलेठी इसको भी टीबी में काम में लेते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है ब्राह्मी। ब्राह्मी सब जानते हैं ब्रेन के लिए होती है, लेकिन टीबी में इसका बहुत अच्छा रोल है। ब्राह्मी बटी
टीबी में दी जाती है। और आप घर में कैसे प्रयोग करें, ब्राह्मी की पत्तियां मार्केट में मिलती है, किसी भी जो जड़ी बूटी रखने वाले हैं उनसे आप ब्राह्मी अच्छी क्वालिटी की खरीद लाइए और दूध के अंदर चुटकी भर ब्राह्मी डालकर और दूध उबलने के बाद जब दूध आपका गर्म हो जाए तो ब्राह्मी डाल के उसे ढक दीजिए। ढक कर और 5 मिनट बाद आप छान लीजिए। ब्राह्मी की पत्तियां जिस तरह से अपने चाय की पत्तियां छन जाती हैं वैसे छन जाएगी और आप दूध पीजिए। रोज रोज इस तरह का दूध पीने से हमारे अगर पारिवारिक खानदानी रोग है टीबी, तो एक चैन ऐसी आएगी कि ये टीबी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा ना जिसका इलाज होगा और आगे वो चैन टूट जाएगी और नहीं जाएगी। तो ये ब्राह्मी का उपयोग टीबी के अंदर बहुत कारगर है। अब हम आते हैं अगली बीमारी कोल्ड पर। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो केले का रस होता है ये घर में आप कर सकते हैं। मुझे याद आ गया एकदम से, जो केले का रस होता है, अगर हम 1 चम्मच केले का रस दूध में डालकर सुबह शाम टीबी वाले मरीज को पिलाते हैं तो वो इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना ऊर्जावान हो जाता है कि वो चलने फिरने लगता है आराम से। उसे थकान लगती है वो उसके धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो ये प्रयोग भी आप घर में कर सकते हैं। ये घरेलू प्रयोग बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं कॉमन कोल्ड, जो कि आम घरों में पाई जाती है, बच्चे से लेकर बड़े तक। जब चाहे तब जुकाम हो जाती है, जब चाहे तब मिट जाती है। जुकाम का कोई ऐसा रोल नहीं है कि जिसके लिए हम इसे बहुत बड़ा माने, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको जुकाम है उससे पूछिए वो कितना परेशान है। हर सीजन पे उसके जुकाम लग जाती है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, एक महीना फिक्स हो जाता है। और फरवरी मार्च में तो लोगों को इतना जुकाम होता है क्योंकि फरवरी मार्च के अंदर न्यू पोलन ग्रेन्स आते हैं और उससे पॉल्यूशन से उनको एलर्जी होती है और न्यू पोलन ग्रेन्स की वजह से उनको फिर से जुकाम हो जाती है। और जब जुकाम का इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता तो वही जुकाम साइनस में बदल जाती है और हमारे को कहलाती है साइनसाइटिस। क्योंकि जुकाम में कफ होता है, जब वो कफ निकल नहीं पाता है, हम इलाज नहीं करते हैं और हम लापरवाही करते रहते हैं खाने पीने में, रहन सहन में, तो हमारे वो कफ, हमारी जो ये साइनसेस बने हुए होते हैं या भौहों के ऊपर होते हैं या नाक के आसपास में होते हैं, ये सब साइनसेस में वो कफ जाके चिपक जाता है। और जैसे जैसे वो चिपकता जाता है वो एक दिन हमारे सारे साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं और हमारे को डॉक्टर कहता है अरे ये तो तुम्हारे बहुत फैल गया, अब तो तुम्हारा ऑपरेशन ही होगा। और वो नाम देता है तुम तो साइनसाइटिस के रोगी हो गए। इस तरह से हम खुद घर में अपनी रोग को बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन जितने मैंने इलाज ऊपर बताए हैं, अगर ये सब करते रहते हैं घर में, कभी कभी मदर बच्चों को इस तरह की चीजें देती रहती है, तो साइनस बहुत जल्दी नहीं होता, जुकाम ही ठीक हो जाता है, तो साइनस तक पहुंचते ही नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात बताऊं आपको कि जो हरी मिर्ची है वो जुकाम का बहुत बढ़िया इलाज है। बच्चों को स्पाइसी फूड जरूर देना चाहिए, कभी कभी देना चाहिए, क्योंकि जुकाम उससे ठीक होती है। अब जुकाम किसी को बहुत तेज लग गई है, बरसात में भीग कर आ गया है, तो क्या करें? कॉमन में तो होम्योपैथी के अंदर एलियम सीपा मेडिसिन है, लेकिन बरसात में भीग कर आ गया तो रस्टॉक्स हो जाएगी। और अगर बरसात के गीले कपड़े पहने रह गया तो दवा डल के मारा हो जाएगी। आप सोचिए कैसे दवाइयां बदलती चली जाती है 1-1 मिनट के अंदर। लेकिन जो घरेलू इलाज है वो बहुत अच्छा है। वो यह इलाज है कि आप मिर्च के पकोड़े बनाइए, हरी मिर्च के पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े खिला दीजिए और अदरक की चाय पिला दीजिए। तुरंत बरसात में भीगा हुआ इंसान अगर उससे जुकाम लग गई है, फ्लू आ गया है, बुखार हो गया है, गायब हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको परमानेंट ये प्रॉब्लम आती रहती है, जाती रहती है, जुकाम आई ठीक हुई चली गई, आई ठीक हुई चली गई, तो आप हरी मिर्ची को गैस पर बुबल लीजिए, बुबल के और उसके बीज हटा के उसको
अच्छे से उसका छिलका उतार दीजिए और कूट के उसके छोटे छोटे टुकड़े हर गस्से के साथ खाइए। एक सीजन आप ऐसा कर लीजिए, आपको लगेगा अगले सीजन में आपके जुकाम बहुत कम रही मेरे। और जब 2 सीजन आप कर लेते हैं तो तीसरे सीजन में आपको जुकाम आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि वे हमारे लंग्स को इतना बूस्टअप कर देती है, इतना ताकतवर बना देती है कि बाहरी एटमॉस्फेयर हमको जल्दी से तंग नहीं कर पाता। अब हम कॉमन कोल्ड पर आ गए, साइनस को समझ लिया है। आगे चलें तो हमारी एक और बीमारी जो कि बहुत खतरनाक है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यह एक प्रकार का छुआछूत का रोग है, कंटेजियस है, वायरस के थ्रू बॉडी में आता है, गला और लंग्स को जकड़ देता है, गले में सॉरनेस आ जाती है जिसको हम थ्रॉट सॉरनेस बोलते हैं, और नाक ब्लॉक हो जाता है, बहुत समस्या होती है, कभी कभी सांस नहीं आता और यह जीवन के लिए घातक हो जाता है। ऐसे में हमें बहुत तकलीफ होती है। कॉमन सिम्टम्स इसके कैसे पता लगे कि ये इन्फ्लुएंजा है? एकदम बुखार, इसमें इतना हाई ग्रेड का फीवर आता है और गला अंदर से दर्द करने लगता है। 104 डिग्री बुखार आता है इसमें सीधा, और इतना तेज गले में दर्द होता है कि सहन नहीं होता और सांस की घुटन स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी रिस्क मत उठाइए। ऐसा होने पर तुरंत जाइए और डॉक्टर से पहली। अब डॉक्टर तक पहुंचने का अगर समय नहीं है तो घर में क्या देर में, क्योंकि घर में कोई उस समय तुरंत में नहीं हो सक रहा है मान लीजिए, तो मैं कितना छोटा सा इलाज आपको बताती हूँ कि किस तरह से इन्फ्लुएंजा के इस इतने भयानक लक्षण को, जिसमें मौत सामने खड़ी हो, हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा नमक लीजिए, कटोरी में डालिए और कटोरी को आंच पे, धीमी आंच पे चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे नमक जलने लगेगा और जैसे जैसे नमक जलेगा उसमें से धुआं उठने लगेगी। आप उन धुआं को इनहेल कर लीजिए, यानी सूंघ लीजिए, खींच लीजिए इस तरह से। जैसे ही वो धुआं अंदर जाएगी और आपका जो वायरस है वो जगह छोड़ेगा, कफ कटेगा और कफ कट के आपके गले से सांस आना प्रारंभ होगा और आपको राहत मिलेगी। तब तक आप आराम से डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। ये छोटा सा इलाज आप देखिए कितना कारगर है। और इसके और सिम्टम्स हैं, इसमें पसीना बहुत आता है और खास बात ये कि पसीने के साथ ठंडा पसीना आता है। पसीना भी आता है और कैसा आता है? ठंडा पसीना आता है। और जो जितने भी हमारे इलाज हम पीछे करके आए हैं वो हम आगे धीरे धीरे इसके लिए प्रयोग में ले सकते हैं। हल्दी का दूध, अदरक की चाय, धीरे धीरे वो हमारे गले को सुधार देगा और आराम मिल जाएगा। लेकिन इसमें लापरवाही घातक है, प्लीज लापरवाही ना करें। अब हमारे आता है पल्मोनरी डिजीज में से ब्रोंकाइटिस। यह भी हमारी पल्मोनरी डिजीज है, लंग से संबंधित डिजीज है, श्वास से संबंधित डिजीज है। इसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है, सूजन आके और श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। और इतना मुश्किल हो जाता है श्वास कि हम तेज बुखार फील करने लगते हैं, बुखार आके चक्कर आने लगते हैं कभी कभी, और हमारे गले में घुटन महसूस होने लगती है। ये सब चीजें एक जैसी सी लगती है, लेकिन थोड़े थोड़े से बस सिम्टम्स फर्क होते हैं। किसी में बुखार होता है, किसी में नहीं होता, किसी में तेज बुखार होता है, किसी में हल्का बुखार होता है। इसका बुखार 102 डिग्री होता है और इन्फ्लुएंजा में सीधा बुखार चालू ही 104 से ऊपर होता है। अब हम इसमें होम्योपैथी का इलाज क्या करें? इसमें काली बाई क्रोम सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, एंटिम टार्ट इसकी मेडिसिन है और काली कार्ब इसकी मेडिसिन है। आयुर्वेद में इसके अंदर वसाका, वासा गोदंती जिसको हम बोलते हैं, वो काम में ली जाती है। जब श्वास लेने में दिक्कत हो तो वसाका को गर्म पानी में घोलें और पी जाए। मार्केट में मिलती है, वासा गोदंती के नाम से भी मिलती है और वसाका के नाम से भी मिलती है।
तुलसी की चाय इसमें बहुत कारगर होती है, और मुलठी पान के साथ लेते रहें ताकि हमारी इस तरह की बीमारियां नहीं आए। आंवला भी इसके लिए बहुत बेहतरीन इलाज है। एक और बीमारी है जो श्वास से संबंधित है, वह है निमोनिया। निमोनिया, इसके अंदर कॉमन भाषा में अगर हम जाने तो यह भी एक प्रकार की इंफेक्शियस डिजीज है। एक वायरस के थ्रू हमारे बॉडी में डेवलप होती है, और वह वायरस हमारे गले को, हमारे लंग्स को जकड़ लेता है, कफ को चिपका देता है, ड्राई कफ हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, बुखार आने लगता है। अगर मैं यूं कहूं कि निमोनिया के बहुत सारे सिम्टम आज जो चल रही कोरोना बीमारी है उससे मिल रहे हैं। तो कोरोना के पहले वह निमोनिया की जैसे ही सब कुछ होता है उसके अंदर, और इसमें हम निमोनिया के अंदर जो होम्योपैथी दवाइयां हैं वो एकोनाइट है। एकोनाइट दवा इसके लिए सबसे जरूरी है। दूसरी फेरमफॉस 6x है, और ब्रायोनिया है, हिपरसल्फ है, एंटिमक्रूड है, एंटिमटार्ट है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हमें रोगी को ये सब देने पड़ेंगे। यहाँ हम निमोनिया को कोरोना से जोड़ते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि जो सिम्टम्स कोरोना के हैं वो सब निमोनिया में। आपको पता होना चाहिए कि आज कोरोना के बारे में हम कोई भी बात करते हैं तो वो हर कोई जान रहा है, तो कोरोना को बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ खास सिम्टम आपको बता देती हूँ जो कोरोना में आते हैं और निमोनिया में भी होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है। जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले है, जो आप लोगों को शायद ज्ञात नहीं होगा, और है तो बहुत अच्छी बात है, कि निमोनिया में कोई भी चीज सूंघते समय उसको खुशबू आती है, उसे पता होता है क्या चीज। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव इंसान है तो वो कुछ सूंघेगा तो उसको जल्दी से स्मेल ऐसा लगेगी कि नहीं आ रही है, उसमें स्मेल धीरे धीरे कम होती जाती है, उसकी पावर कम होती जाती है, उसे खुशबू का पता नहीं चलता, बदबू का पता नहीं चलता। वहीं हमें समझ लेना चाहिए कि ये मेरे को क्या हो गया अचानक, यानी मेरे को कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इसमें भी वही फीवर होता है, हल्का हल्का बुखार होता है, खांसी होती है, शरीर में थकान होती है, भूख कम होने लगती है, और जब ये बढ़ने लगता है तो छींकें स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, और ज्यादा जब ये बढ़ता है तो इसके अंदर हमारे को श्वास लेने में दिक्कत आने लगती है। और जैसे ही हमारे को श्वास लेने में दिक्कत आने लगे, हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। ये लंग्स को जकड़ देता है, कफ से चिपका देता है, ड्राई कफ होता है, कफ छूटता नहीं है, और इससे हमारे सांस की कमी से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे प्राण घातक हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन से हाथ धो बैठते, तो हमें ये सब नहीं करना है। और देख ही रहे हैं हम लोग कि किस तरह से मैंने कोरोना का यहाँ पे साथ के साथ इसलिए, कोरोना भी हमारी एक पल्मोनरी डिजीज ही एक प्रकार की, क्योंकि लंग से संबंधित है, गले से संबंधित है, नाक से संबंधित है, पर इलाज कोरोना का इन सबसे डिफरेंट है। अगर आप अस्थमा में, निमोनिया में इसमें धुआं देते हैं तो ये बीमारी बढ़ती है, इनमें धुआं से बचाना पड़ता है। और जबकि कोरोना में क्या है, कोरोना में बताया है कि वायरस को मारने के लिए आप फ्यूम्स लीजिए, आप घर को शुद्ध करिए धुआं से, वायरस अंदर नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे ऑडियो निकाले थे अपने, जिसमें बताया भी था कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे जो सीधा और सरल उपाय है वो ये है कि जो अजवाइन होती है अपनी, उस अजवाइन के 15 से 20 दाने, अगर आप घर में 2 जने हैं तो, और 4 जने हैं तो 30 से 40 दाने,
ऐसे एक आदमी के लिए 7 से 10 दाने का हिसाब करते हुए आप दाने बढ़ा दीजिए। आप आटा गौंदते समय उनको डाल दीजिए नमक के साथ और आटा गौंद लीजिए। आप रोज रोज सुबह शाम अगर ऐसा खाना खाते हैं तो ये हमारे लिए इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि किसी भी प्रकार के जीवाणु को, कीटाणुओं को हमारे शरीर के भीतर जल्दी से एंट्री नहीं देता। जिस तरह से हल्दी एंटीसेप्टिक है, ये एंटीवर्म, ये कीटाणुओं को मारने के लिए होती है अजवाइन। तो हमें अभी चल रहे इस मौसम में, इस व्याधि में, इस व्यथा में हमें अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। सुबह उठकर खाने के साथ 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार अवश्य करें, और अगर फुल्के में अजवाइन नहीं डाल रहे तो आप अजवाइन की मठरी बना के रख लीजिए। रोज बच्चों को 1 मठरी दूध के साथ दे दीजिए, चाय के साथ दे दीजिए। उनकी बूस्टअप होगी, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और वे ताकतवर बनेंगे, बाहर के कीटाणुओं से, वायरस से लड़ने में वो सक्षम हो सकेंगे। तो ये हमने सुबह खाने में कैसे लें एक साधारण सा बताया है। दूसरा, हमें तीनों तरह की मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। पल्मोनरी डिजीजेस जितनी भी हैं वो सब इससे ठीक होती हैं। कैसे करना है? फल जब भी खाएं तो फल में हमेशा काली मिर्च लगाकर खाना चाहिए, क्योंकि हम विटामिन्स के लिए फलों को खाते हैं। सब प्रकार के विटामिन हमारे फलों के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। सब प्रकार के हरी सब्जियों के साथ पहुंच जाते हैं। हरी सब्जी में तो हम लाल मिर्च डाल देते हैं तो उसके और गुण बढ़ जाते हैं उससे। लेकिन जो फल है वो कभी कभी हमको बादी करते हैं तो हम फल नहीं खा पाते। उनकी बादी को कम करने के लिए अगर उसमें काली मिर्च डाल के खाते हैं तो वो हमारे गले को, हमारे लंग्स को स्वस्थ करते हैं और बादी छट जाती है। हरी मिर्ची का मैंने बताया कफ को काटती है, जुकाम को ठीक करती है। उसको बोबल कर खाना चाहिए, सेक कर खाना चाहिए, कभी कभी कच्ची भी खानी चाहिए और उसके पकोड़े भी खाने चाहिए। पकोड़े खाकर ध्यान रहे, जब इस तरह की बीमारियों के लिए हम ये सब चीजें खाते हैं तो पकोड़े खा के कभी भी ठंडा पानी ना पिए। तो फिर कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने बोला था ना उस दिन, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पकोड़े खाते गए, पानी पीते गए, कोल्ड ड्रिंक पीते गए, पसीना आता गया, पूछते गए और उठ के एसी में जाके बैठ गए और हवा में घूमने निकल गए। कुछ भी नहीं होगा, पहले से ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, उलझ जाएंगे। तो कैसे खाना है ये भी समझ ले। इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो हमें उसके पश्चात, जैसे हमने पकोड़े खाए तो हमें उसके पश्चात गर्म चाय पीनी चाहिए और जितना पसीना आ रहा है उसे पहुंचते जाना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगी कि हलवा पकौड़ी का नाश्ता करके और थोड़ी देर सो जाइए। पसीना आके पूरा कफ पिघल जाएगा और मुंह या नाक से या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा और हम नजला से, जुकाम से और फेफड़ों से जितनी रोग हैं उससे राहत पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। अब ये इतनी सारी बीमारियां हैं और बीमारी इतनी ज्यादा है, इतने लक्षण हैं कि मैं कितना भी बोलती चली जाऊंगी, कोई अंत नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि मैं बस बच्चों के लिए 5 मिनट कुछ बोलूं और उसके बाद, क्योंकि आप भी सब शायद सुनते सुनते अब थक गए होंगे, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी और बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो कोरोना आया ये बहुत कारगर है, बहुत कीमती रहा है। इसने हमें सिखाया है, साफ सुथरे रहना सिखाया है इसने हमें। आज जो बच्चे हैं इनके जो इन्फेक्शन की इतनी बीमारियां हो रही है गले की, कभी किसी माता ने, किसी पिता ने ये सोचा कि ये क्यों हो रही है? हर समय उनको डांटते रहते हैं, उनसे झगड़ते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक मत पी, जंक फूड मत खा। कोई लेना देना नहीं है इन सब बातों से। सबसे पहली बात है कि ये सारी बीमारियां इन्फेक्शन से होती हैं।
हमारे पुराने जमाने के जो लोग, हमारे फोर फादर्स, हमारे दादा दादी, जो भी आपने देखा, वो खाना खाने से पहले अपनी पावड़ियां धोते थे। पावड़ियां समझ में, जिस जमाने की मैं बात बता रही हूँ, जब लकड़ी की पावड़ियां पहनते थे, उसके बाद बाथरूम स्लीपर्स आने लगे, वो हमेशा पहले उनको धोते हैं, फिर पांव धोते हैं, अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, मुंह धोते हैं, बालों पे भी हल्का सा पानी डालते हैं, तब जाके भोजन के लिए आते हैं। और भोजन करने बैठते हैं तब भी वो आसन साफ होना चाहिए। सुंदर नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? सुंदरता। वो सुंदरता नहीं देखते थे, धुला हुआ है या नहीं, तो वो गमछा बिछा के, अपना धुला हुआ गमछा बिछाकर बैठ जाते थे और शुद्ध धरती पर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ भगवान की आराधना करते हुए भोजन को ग्रहण करते थे। और जब खाना खा चुकते थे तो उसके पश्चात अंगुली मुंह में डालकर चारों तरफ फिराते थे कि कोई भोजन का कण दांतों में चिपका नहीं रह जाए, क्योंकि वायरस हमारे भोजन की खुशबू से तुरंत हमको अट्रैक्ट करेगा और वो हमारे शरीर के भीतर चला जाएगा, और जाने के बाद फिर वो जो कोलाहल मचाएगा वो तो आप लोग जानते ही। तो हमें मुझे जो चीज बच्चों को सिखानी है, उनकी माता पिता को सिखानी, वो ये है कि आप उस फैशन में मत जाइए। यही कारण है कि आज कोरोना इतना तेजी से फॉरेन में बढ़ा, जिसको हम सबसे ज्यादा सफाई के देश मानते थे। वो कहाँ सफाई है? वो फ्लश का बटन ऑन करते हैं तो वहां पर हाथ नहीं धोते। वो जब खाना खाने बैठते हैं तो जूते चप्पल सहित बैठ जाते हैं, जिससे सारे इन्फेक्शन आ जाता है। और जब वो खाना खाते हैं तो उसके बाद वो पेपर नैपकिन से अपने हाथ पोंछ कर चल देते हैं और मुंह का कुल्ला भी नहीं करते। और जो लोग अगर उनके सामने कुल्ला करते हैं तो असभ्य कहलाते हैं, असभ्य दिखते हैं। आज असभ्यता की कहानी यहाँ जानने को मिली कि वही लोग सबसे ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित हुए और हमारे भारतीय उनके मुकाबले में बहुत कम हुए, क्योंकि हम लोगों ने वो सब सफाई पहले से रख रखी है। जो कोरोना है वो 15 साल से छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा आता है, और इन्फेक्शियस पल्मोनरी डिजीजेस भी, जिसमें हम निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और ब्रोंकाइटिस, ये सब 15 साल से नीचे के बच्चों को बहुत होता है, और फिर या होता है तो 60 साल से ऊपर को होता है। तो ये सब आपस में जुड़ी हुई बीमारियां हैं। जो पहले चलता था रहन सहन, वो अनजाने में भी पूरा साइंटिफिक था, और जो आज चल रहा है वो जानते हुए भी प्रज्ञापराध है। यानी हम जानबूझकर इतनी गलतियां कर रहे हैं जिनका हमें अंदाज नहीं। हम बाथरूम में जाते हैं, अपनी चप्पल रसोई में ले जाते हैं। हम स्कूल से आते हैं, सीधा जूता पहन के माँ सबसे पहले बेटा बैग रखो, बेटा बैग रखता ही नहीं है, फेंकता है। वो बैग को सीधा बिस्तर पे जो जगह होती है वहां रख देता है, और बाहर के सारे कीटाणु उस बैग के साथ घर में आ जाते हैं। वरना एक जगह होनी चाहिए जहां आती सबसे पहले बैग को रख दिया जाए, जो हमारे घर से, हमारे रहने के सोने के कमरे से अलग हो और खाने की टेबल से दूर हो। चप्पल जूते घर के बाहर ही खुलने चाहिए, घर में चप्पल लाने का रिवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो कपड़े के जो आजकल स्लीपर्स आ रही हैं वो आप अलग से पहने, जिनको रोज धो दिया जाए। किचन में चप्पल ले जाने का रिवाज नहीं होना चाहिए, और खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धोना अति आवश्यक है। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हमें खाते समय ये नहीं देखना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि जो पल्मोनरी डिजीजेस हैं जितनी भी, इन सब डिजीजेस में क्या चीजें सबसे ज्यादा खाएं जिससे कि आराम आता है। एक तो हल्दी का दूध, कोरोना से लेके सारी डिजीजेस में काम आता है। एक अलसी का पाउडर, जो खांसी जुकाम बुखार सब में काम आता है। अलसी के पाउडर को आप सेक लीजिए, सेक के और अदरक की चाशनी मिला के चटा दीजिए, बहुत आराम देती है। और प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म आती है, जिसको हम दूध के साथ भी ले सकते हैं और किसी भी पुराने गुड़ के साथ मिलाकर चाट भी सकते हैं। इसके अलावा फेफड़ों को उत्तेजित करने वाली चीजों से हमें बचना चाहिए,
जैसे धुआं, प्रदूषण, ठंडी हवा, आइसक्रीम, ठंडे पेय पदार्थ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स। पीना है तो पहले उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करें। कोल्ड ड्रिंक से कोई तकलीफ नहीं है लंग्स को, उसकी ठंडक से तकलीफ है। हमको समझना है। हम बच्चे को डांट देते हैं कि नहीं पी, नहीं ये बढ़िया काम आ रहा है जग्गू जी इनका। तो वसूल हो गया। आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम से उसे तकलीफ नहीं, वो तीनों मराठी, उसकी ठंडक से उसे तकलीफ है। आप आइसक्रीम को निकालिए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल करिए, बच्चे का बहुत मन है कभी कभी खिला दीजिए, उसे नहीं दिक्कत आएगी। मैंने ये सब प्रयोग आपको तब बताएं जब मैं दिन रात मेरी क्लिनिक में बच्चों के साथ बच्चे कभी फंसी नहीं होते, उन्हें सिर्फ गाइड करना पड़ता है, उन्हें सिर्फ समझाना पड़ता है और वो अपने आप समझ जाते हैं कि ये चीज मेरे लिए है। लेकिन हम उनसे जब मना कर देते हैं नहीं खाना, तब वो एग्रावेट होते हैं, तब वो आपके साथ इरिटेशन करते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना। एक चीज और बताऊंगी, इस समय जो अचार कौन सा खाएं, क्योंकि सब लोगों के घरों में अचार का रिवाज रहता है। पल्मोनरी डिजीजेस में कोई अचार फायदा नहीं करते, एक ही अचार है जो फायदा करता है, वो है लसोड़ा, लेसवा, जिसको हम लेसवा बोलते हैं। लसोड़े का ताजा अचार वो इसी सीजन में आता है इसीलिए, और इसी सीजन में ये रोग आता है। लसोड़े का अचार अगर हम 5-10 दिन लगातार खा लेते हैं तो साल भर वो हमारे लंग्स को तैयार कर देते हैं, बूस्टअप कर देते हैं, हमारी लंग्स की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। इसलिए मैंने बताया अचार का भी कि आप अचार से वंचित ना रहें। लसोड़े का अचार इसमें लाभदायक है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इसमें। जंक फूड कभी कभी गर्म हो तभी खाना चाहिए, जंक फूड को ठंडा होने के बाद नहीं खाना चाहिए। गर्म फिर भी पच जाता है, लेकिन ठंडा हमारे पेट को भारी कर देता है, नहीं खाना। मैदा से बनी हुई चीजें पल्मोनरी डिजीज वालों को नहीं लेनी चाहिए, उन्हें बंद रखनी चाहिए। अब मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, और मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। बहुत ही सुंदर सेशन रेखा जी, इतनी खूबसूरती और सरलता से आपने हमें बताया कि श्वासायाम हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, और यह भी हमने जाना कि हमारे किचन में रखी हुई चीजें कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। और आजकल होने वाली बीमारियों के बारे में आपने इतनी सुंदरता से हमें बताया, ये कोरोना वायरस, ये कफ, कोल्ड, निमोनिया, इतनी सारी श्वास से रिलेटेड जो आपने हमें आयुर्वेदिक इसके घरेलू उपचार बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर सेशन कि ऐसा लगा कि ये सब बीमारियां तो अब हमें हो ही नहीं सकती, और आपने तो इतना खूबसूरती से कि आप खाना सब खाओ, पकौड़ी खाओ, सब खाओ, और इससे हम निजात पा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सेशन रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके क्वेश्चन, जिसके मन में भी कोई डाउट है, we have a few questions. I have them written. They were coming on the chat box. सबसे पहले तो I would request सुनीता भाभी, सुनीता गंगवाल जी हैं, उनको हम अनम्यूट करते हैं। उन्होंने एक टेस्टिमनी शेयर करी है रेखा जी की, रेखा दीदी की। वो बोल रहे हैं कि वो अस्थमा पेशेंट रही हैं और उन्होंने 3 साल, तो आई वांट हर टू स्पीक। सुनीता भाभी इज देयर ना? या सुनीता भाभी इज देयर। एक मिनट, आई जस्ट, या okay, can you just call Sunita Bhabhi till the time I can just yes, take? I will. She is there. I will unmute her. Yeah. I'll just call her. I think she is not muting. Yeah, she's not on this. उतनी देर में मैं एक दो सवाल ले लेती हूँ श्रीजा, है ना? हाँ। रेखा दीदी, एक क्वेश्चन ये आया था कि केले का रस जो आपने बताया टीबी के लिए, तो केला कच्चा या पक्का केला? नहीं, पक्का, कच्चे केले में तो रस निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, तो ये मेरे पास सवाल था, पक्का केला ना? कच्चे केले को आप अपने, आजकल वो जो एक कपड़ा आता है ना, जालीदार कपड़ा, जिसमें हम फ्रूट्स भी रख के फ्रीज में रख देते हैं ताकि वो अच्छे से
सेव रहते हैं उसके अंदर, तो वो जाली होती है ना कपड़े की, उसमें निचोड़ दीजिए तो रस रस बाहर आ जाए। एक किसी ने पूछा, दीदी आपका कोरोना का काढ़ा तो बताइए। मैं आपको सच बता दूं, मैंने इसलिए आपको काढ़े के बारे में नहीं बताया कुछ, क्योंकि लोग इतना सुन चुके हैं कि शायद मेरे को नहीं लगता कि बताना बाकी रह गया, नहीं तो कोरोना पे तो पूरा एक सेशन चल जाए, इतना लंबा चौड़ा काम है। फिर भी आप एक काढ़ा तो बता दो, एक काढ़ा का रेसिपी तो बता दो, आप आए हैं तो ये तो हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने इससे लोगों को ठीक किया है, मैंने जब मेरे पास उनके फोन आते थे, मैं बहुत चीजें क्लियर कर दूं पहले आपको, ताकि आपका जो प्रश्न है बहुत शॉर्ट हो जाएगा। जब लोगों के फोन आते थे कि भाई कैम्फर के लिए आ रहा है, ब्रायोनिया के लिए आ रहा है, आर्सेनिक के लिए आ रहा है, ये दवाइयां हम खा लेना। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, रेखा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना प्लीज। हाँ हो गया। हाँ जी हाँ। जब मेरे पास लोगों के फोन आते थे कि हम पहले से दवा खा लें क्या, तो मैं उनको एक ही बात कहती थी कि देखो आप लोग जितना खा रहे हो अपने घर में, वो कभी भी आपको कोरोना से ग्रसित नहीं होने देगा, सिर्फ आपकी लापरवाही आपको कोरोना तक ले जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो हम दवा नहीं खाएं। मैंने कहा नहीं, पहले तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो आदत है, उठ गए शाम तक नहीं नहा रहे हैं और फिर कहीं जा रहे हैं तो नहा रहे हैं, ये गलत है। रात भर सोए हुए जर्म्स ही हमारे को मारते हैं। तो मैंने आपको जो बताना चाहती हूँ वही बात है कि मैंने उन लोगों को रहना सहना सिखाया खाली यहाँ पर, और आज जिन लोगों ने ये सब सीखा है, एक भी व्यक्ति के घर में मेरे कोई कोरोना नहीं, किसी को भी नहीं आया है, सब बिल्कुल स्वस्थ है, किसी को खांसी भी नहीं आई। मैं कई बार फोन करके पूछती भाई कुछ दिक्कत हुई क्या, मैंने तुमको काढ़ा नहीं बताया तो बोले नहीं, लेकिन वो आयुष मंत्रालय वालों ने निकाला है, भाई वो राम बाबा ने निकाला है, भाई उसने निकाला है, क्या करें। मैंने कहा आप कुछ मत करो, जब तक हमारे रोग आता नहीं है ना, तब तक हमें काढ़े नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है। ये सब काढ़े आज हमको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ये सब काढ़े आज हमको तकलीफ नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी हमारा सोच बदला हुआ है। लेकिन आज के 2 से 4 महीने के बाद जब ये काढ़े अपना असर दिखाएंगे, हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी, तेज सर्दी में भी हमें गर्मी लगेगी, और पाइल्स होने का डर रहेगा, पिंपल्स होने का डर रहेगा, अल्सर्स हो जाएंगे पेट में। कितना अदरक पियोगे, कितनी हल्दी पियोगे, लोग महीनों 4-4 महीने से हल्दी पी रहे हैं, तो उनके लीवर में क्या गर्मी नहीं बढ़ेगी क्या? 6 महीने बाद 50 लोग जॉइंटिस के तैयार नहीं हो जाएंगे? मेरे पास एक व्यक्ति भी, 500 व्यक्तियों की लिस्ट मैं बता दूं आपको, जिनमें से एक व्यक्ति ने भी मेरे कहने से कभी दवा नहीं पी है, और एक भी कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ, एक भी। क्योंकि बस मैंने उनको ये कहा तुम अपने मन को शांत रखो, रोज श्वास करो, तो खाना हम खा रहे हैं उसके अलावा बाहर का खाना मत खाओ, बाहर की गंदगी घर में मत लाओ, बस इतने से आप लोग ध्यान रखो, कहीं दिक्कत नहीं होगी। पूरे हाथ धो, और फुल्का जो होता है हमारा घर रसोई में, उसका प्रयोग सिर्फ रसोई के भीतर करो, चावल का प्रयोग सिर्फ रसोई के भीतर करो, क्योंकि जिस भी खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो इन्फेक्शन को कैच करता है और तुरंत हमको इन्फेक्शन हो जाता है। फुल्के को जैसे ही आप ठंडा होने के बाद खाते हैं, 2 घंटे बाद वो खराब हो जाता है। फुल्का नहीं खाइए, ऐसे समय में पराठा बनवाइए, पराठा। फुल्का हमेशा तब खाइए जब तवे से उतरे और थाली में आ जाए, और अगर लेट खाना है तो हमेशा पराठा बनवाइए, और ज्यादा लेट खाना है तो छोटी पूरी। कुछ नहीं होता, आप सोचते हैं बीपी बढ़ जाता है, ये
ये सब फैशन की बातें मत करिए। हम भारतीय हैं, हम गृहस्थी में रहना जानते हैं, हम अपने आप को खुद मेंटेन करना जानते हैं, लेकिन आज के फैशन ने हमारी सारी असलियत को गुम कर दी, लोप कर दी और एक नई परत हमारे ऊपर चढ़ा दी, जिससे कि हम सब बीमार रहने लगे। तो मैंने उनको नहीं दी ये दवाइयां। आप काढ़ा पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, फिर समझा रही हूँ। काढ़े तो मैं एक नहीं आपको रिटर्न में लिखकर भेज दूंगी, 10 काढ़े बता दूंगी, आप व्हाट्सएप कर देना सबको। लेकिन आज नहीं, 2 महीने बाद आप मुझे याद कर लेना कि ये सब काढ़े आपके लिए कितने तकलीफदायक हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा पहले खूब, आप लोगों ने सबने घिये का रस पिया। घिये का रस कितना पिया है लोगों ने, घिया महंगा हो गया। जिम से आते ही घिये का रस पीना है, जिम से आते अपने को गिलोय का रस पीना है, जिम से आते ही हमको अपने गमार काठे का रस पीना है। क्या क्या पीना है, शरीर बेचारा क्या करे, कितनी चीजों को झेलेगा। वो तो पहले से शुद्ध है, उस शुद्धता में और कितनी शुद्धता आएगी। तो वो सब जब पी रहे हैं, आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो गया। घर घर में घुटनों का दर्द, घर घर में कोहनियों में दर्द, घर घर में स्पेंडोलाइटिस, घर घर में लंबर स्पेंडोलाइटिस, क्या क्या बीमारियां नहीं हो रही है। जोड़ों के दर्द से हर कोई परेशान है। क्यों? क्योंकि वो जो ठंडक है वो आज मार रही है। अगर साधारण रूप से सप्ताह में एक बार घिया खाते रहते सब बढ़िया होता, क्योंकि घिया ठंडा होता है इसलिए तो बुखार में देते हैं। अब आप इतना, जो चीज हमको पाव भर बॉडी को साल भर के लिए चाहिए, वो हम एक दिन में किलो के भाव ले रहे हैं और पता नहीं कितने किलो पी गए। बॉडी ने सिस्टम बदल दिया, सब हाथ पैर टेढ़े होने लग गए। आज हमारे पास 90% केस केवल बोन्स के आते हैं। आप समझ रहे हैं ना? और पहले लोग क्या, टू मच ऑफ एनीथिंग इज आल्सो बैड, आपका कहना है। बिल्कुल सही। अति हमेशा घातक है। कभी तो कई लोग एक्चुअली हल्दी का दूध और ये हल्दी का दूध भी रेखा जी जो हम पीते हैं जो लोग, तो इज इट फाइन अगर हम रोज पिए तो? इट इज फाइन बट डेली इज नॉट। हल्दी का पानी जो सुबह पीते हैं, केवल आप इसको सप्ताह में एक बार लीजिए। क्यों लीजिए पहले समझ लीजिए। कोई घर ऐसा है जहाँ पे हल्दी सब्जी में नहीं डलती। हल्दी फॉरेन वालों के लिए है, और टर्मरिक जानते हैं, हल्दी नहीं जानते। आप तो डेली हर सब्जी में हल्दी डाल रही हो, तो चुटकी चुटकी भर हल्दी आपकी बॉडी में जा नहीं रही क्या? अब अलग से और पियोगे तो क्या हालत होगी? ये बात पता लगेगी जब वो पूरे ब्लड उसको सक करके अपने लक्षण देने लगेगा। घर घर में जॉइंटिस होगा। अभी कोरोना से रो रहे हैं, फिर जॉइंटिस से झगड़ा। सही। ठीक है, भाभी हमारे बीच है। हल्दी की पानी भी ले सकते हैं। सब ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो तुरंत लीजिए, बीमार नहीं है तो जो चल रहा है उसमें मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे वहाँ अभी सुनीता भाभी है शायद अपने साथ। तो सुनीता भाभी प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो, जय जिनेंद्र रेखा जी। जय जिनेंद्र। मैंने बहुत साल पहले आपसे दवाई ली थी दमा के लिए। मैंने 3 साल तक आपने जैसे बताया वैसे ही ली, शरद पूर्णिमा की रात को, और मेरा अस्थमा एकदम ठीक हो चुका है। पूरा 3 साल मैंने लिया था, रात को सोई नहीं थी दिन भर। दिवाली का टाइम रहता था, पूरी रात सफाई कर दी थी अलमारियों की, मेरा काम भी हो जाता था और आपकी दवाई का असर भी। थैंक यू सो मच। जबकि 2003-4 की बात है। टेस्ट और अस्थमा के तो बहुत बड़ा झगड़ा है आपस में, और आप सफाई कर लेते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत ही सुंदर। ये तो काम के साथ आराम भी मिल गया सुनीता भाभी। बहुत सुंदर। Thank you so much, Sunita Bhabhi, for sharing your experience. Thank you. Bye. Bye. Sheila, you have one questions because I have a few. Do you have? वो मैंने मैसेज लिख दिया तो वो बोली कि एक बार से। The question is for arthritis. रेखा जी, arthritis के बारे में आप कुछ दे सकते हैं? गाइडेंस फॉर arthritis लोग पूछ रहे हैं। आर्थराइटिस आज का अपना विषय तो नहीं है,
लेकिन जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं। मैम जब इन्फ्लामेशन आ जाता है जोड़ों के अंदर तो आर्थराइटिस हो जाती है, या हमारे कहीं से कोई घिसावट हो जाए, गैप हो जाए और उसके अंदर उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो आर्थराइटिस हो जाए, यानी गठिया, इसको हम बोलते हैं गठिया। अब आर्थराइटिस जो है वो अभी भी मैंने बताया कि क्यों होती है। एक तो एक जेनेटिक होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपके परिवार में मदर को है, नानी को है, दादी को है, तो थोड़ा बहुत सिम्टम आपको आता ही आता है। इसके लिए हमें सबसे पहला जो इलाज है वो ये है कि हमें खट्टा नहीं खाना चाहिए। खट्टा खाने से ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बदन को रूखा नहीं रखना चाहिए। बहुत रूखे रखने से कि हम कभी जोड़ों पर, कभी शरीर पर मालिश ना करें तो आर्थराइटिस बहुत जल्दी आ जाती है। बिल्कुल तेल घी शरीर में नहीं जाता है और मिर्च मसाले जाते हैं या खट्टी चीजें जाती है, स्पाइसी फूड जाता है, तो बहुत जल्दी वो हमारे जोड़ों को खराब कर देते हैं, क्योंकि जो जोड़ों के बीच की ऑयलिंग होती है वो सूख जाती है, खत्म हो जाती है और जोड़ कड़क हो जाते हैं, चलने में दिक्कत देते हैं। हर समय आपने देखा होगा कईयों की ऐसे हाथ होते हैं टेढ़े मेढ़े, वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है पेन किलर। जब भी दर्द आया हमने पेन किलर खा लिया, काम चलाते। वो पेन किलर हमारे दर्द को तो ठीक कर देते हैं लेकिन हाथ पैरों को टेढ़ा कर देते हैं। तो इलाज तब हो सकता है जब रोगी सामने हो। मैंने कारण बता दिए हैं आपको। अब मैं रोगी नहीं है तो कॉमन इलाज क्या बताऊं? थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, अपन अदरक की चाशनी को कैसे बनाएं? आपने अदरक चाशनी चाटने बोला। कूटिए, कूट के और पानी डाल दीजिए, थोड़ा चीनी डाल दीजिए और उसे उबाल लीजिए अच्छे से। उसको जब आप उबालेंगे तो अदरक अपना रस छोड़ देगा और निचोड़ लीजिए कपड़े में, तो वो मीठी चाशनी बाहर आ जाएगी अपने आप। ओके, नीलिमा भाभी। Yeah, take 1 or 2 more questions ना। एक क्वेश्चन है क्योर फॉर डायबिटीज, कुछ होम रेमेडी क्योर फॉर डायबिटीज। एकदम ये अलग अलग अगर उठ के आएगी। इट्स ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है तो हम इसको जाने। अपन को कुछ नहीं लगता, अपन बहुत इजी हैं। लेकिन अब आपने जो क्वेश्चन किया, प्रॉब्लम ये है कि ये जो डायबिटीज की आप बात कर रहे हैं, ये बच्चे को है, बड़े को है, या को है, औरत को है या आदमी को है, मुझे उसके आगे पीछे कुछ पता नहीं ना। तो फॉर डायबिटीज तुरंत से बता देती हूँ कि BC नंबर 7 आप लीजिए, इलाज हो जाएगा। होम्योपैथी में आप साइजेजियम मेडिसिन खाइए, इलाज हो जाएगा होम्योपैथी में। जनरल के अंदर हमारे गुड़मार एक दवा आती है। अब आपने कह दिया तो मैं ये भी नहीं शो करना चाहूंगी कि मैं इसके बारे में नहीं जानती, ये जनरल चीज बता रही हूँ। गुड़मार एक ऐसी जड़ी बूटी आती है जिसको आप खरीद के और जरा मुंह में रखना, मुंह में रख के जरा चूसना, उसको लुगदी बना लेना मुंह में और फिर थूक देना और उसके बाद आप 1 चम्मच चीनी मुंह में डाल लेना। जैसे ही आप चीनी खाएंगे आपको ऐसा लगेगा मैंने क्या मिट्टी खाई है क्या, ये मिट्टी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गुड़मार जड़ी बूटी है वो इस तरह से बॉडी की शुगर को चूस जाती है। इसलिए जितनी भी डायबिटीज की दवाइयां बनती है उसका मेन बेस गुड़मार होता है। तो गुड़मार वटी डायबिटीज की दवा है, आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। और अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज चूसते हैं उसको तो वैसे ही बॉडी की डायबिटीज खत्म हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स अगर ऐसा करने लगेंगे कि सब कुछ बता देंगे तो क्या उनके बच्चे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ेंगे क्या? मानसी जी कोई क्वेश्चन पूछना है कि दवाइयां बन के बाहर आती हैं, जड़ी बूटियां नहीं लिए जा सकती, रॉ मटेरियल यूज में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो रिफाइंड वे में नहीं होते, वो हमें तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए मेरे बताना भी गलत है, पर मैंने आपको बताया है कि मेन चीज जो जड़ी बूटी कौन सी है जो डायबिटीज को क्योर करती है।
मानसी जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। मानसी जी आप हैं लाइन पे? हाँ मैम, थैंक यू मैम। हाँ। मेरे को एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। एक मेरे खुद के लिए है। मेरे को एक एपिलेप्सी प्रोटोकॉल करके आया है, माइंड में एक छोटा सा स्पॉट है जिसके कारण से मेमोरी लॉस होती है। कभी कभी मैं कुछ भी काम करते करते लाइक आई वाज नॉट अवेयर कि मैं क्या कर रही हूँ। ब्लैंक हो जाते हैं। 2-3 हाँ ब्लैंक हो जाता है 15 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए। ब्लैंक हो उस जाता वजह से मैंने हैंड बर्न वगैरह भी हो चुका है मेरा उसके कारण। तो है। राइट, मैं इसलिए आपको एक बता दूं सच्चाई की बात। पर देखिए, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग करेंगे या नहीं, लेकिन एक अपा मार्ग की जड़ आती है। अपा मार्ग, अपा मार, ओके। देख लीजिए, अपा मार्ग। अगर उस जड़ को अपने इसको बोलते हैं मोली का धागा, राइट? यू नो मोली? मोली, ओके। हाथ में बांधते हैं ना अपने, जो लाल हाँ, कलर अच्छा, का धागा। लाल धागा, हाँ हाँ जी, हाँ जी। कलर्स में आने लग गई। जो मेन ओरिजिनल शेड था वो खत्म हो गया। हमें वो ओरिजिनल शेड ही ढूंढना है, येलो रेड, क्योंकि वो वर्क उस पे ही करेगी। ओके। उसको बांध के अगर हम गले में माला की तरह पहन लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब सिंगल धागा या उसकी 3 रो करके कैसे? अब ये तो आपका धागा कितना मोटा है, आपकी जो जड़ें हैं जो आप लेकर आएंगे, वो किस तरह से किस फॉर्म में आप काटेंगे, वो तो सब अपना। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे गले में पहन लें। ऐसे पर्सनली पूछेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो बना बनाया ये धागा जो है वो तैयार मिलता है। एक लेडी है जो ये तैयार करती है। अगर आपको उसको पहनने में शर्म आती है तो उसका दूसरा तरीका समझ लीजिए। आप एक चांदी की पेंडेंट बनवा लीजिए, राइट? पेंडेंट में वो अपा मार की जड़ें डाल दीजिए। अच्छा, पेंडेंट के अंदर डाल दें? डिब्बी से पेंडेंट बनवा लीजिए चांदी का, उसमें डलवा लें, उसमें डाल दीजिए और आप उसको पहन लीजिए। वो जब आपके गले को, थायराइड को बैलेंसिव रखेगी तो ये कंट्रोल कर लेती है तुरंत इस बीमारी को। आपने बीमारी पूछ ली जो एकदम डॉक्टर सोच भी नहीं सकता है कि वो क्या बताए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं ना, वो दवाई ऐसी दे रहे हैं मुझे लाइक जो मतलब आपको जैसे फिट आते हैं उस टाइम पे दी जाती है। जैसे वो फिट्स की, वो बीमारी फिट्स की होती है एक्चुअल में। हाँ, तो वो उसकी वो परमानेंट बीमारी मतलब दवाई है उसकी कोई आ जाए कि आपको अगर मैं बंद करके दे देती उसमें तो आपको पता नहीं चलता कि मैंने क्या किया है, पर आप ठीक हो जाते। तो दवाइयाँ अलग चीजें को जो देते हैं आप ये करेंगे इससे भी आपको। और फिर आप थोड़ा सा ब्राह्मी और अपना ब्राह्मी और बच, इन तीनों को एक पेय पदार्थ बनता है, तो ड्राई रखिए और जब भी आधा कप दूध आधा कप पानी लेके गर्म करें और इसको डाल दें उसमें, वो पानी पिए उसका, तो आपको इतना लाभ होगा कि ये आप ब्लैंक होना बंद हो जाएंगे, फिट्स नहीं आएंगे जल्दी से। कितनी बार पीना है? एक बार बस, एक बार आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। हेलो मैम, मेरे कान के अंदर पंखा बजता है बहुत ज्यादा, बहुत परेशान हूँ उससे मैं। क्या बजता है? पंखा जैसे चलता है कान में, आवाज घू घू की आवाज आती है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या होता है, एयर बबल फंस जाता है कान में और वो रास्ता बन जाता है, वहां पे एयर जाती रहती है। नीलिमा दी लेट्स अनम्यूट एवरीवन। जी बताइए। एक अंगुली, ये तर्जनी अंगुली, राइट इंडेक्स, रेखा दीदी आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करिए ना प्लीज। अब ये टीवी कह रहा है कि तुम चली जाओ तो ठीक है। टाइम हो गया ना, पेशेंट ये अंगुली इसको डालिए और होठ बंद कर लीजिए, सांस खींचिए, गहरा सांस खींचें, दूसरे हाथ से इस नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए
और सांस छोड़िए। सुनीता, पहली प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस में दोनों बंद कर दीजिए, होठ बंद रखिए, आपको कट की आवाज आई होगी। आप मुंह बंद करिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करिए, ये कान बंद कर लीजिए। सांस को पहले खींच लीजिए और फिर नाक बंद कर दीजिए और कान के द्वारा एयर को बाहर फेंकिए। जैसे जैसे आप ये एयर बाहर फेंकेंगे वैसे वैसे आपकी वो जगह ब्लैंक हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी और आपको जो आवाज आती है वो बंद हो जाएगी। एक ये तरीका है। अब आपसे इतना नहीं हो पा रहा है मान लीजिए किसी कारण से, तो सेकंड बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। जिस कान में आपके प्रॉब्लम है अपनी इंडेक्स फिंगर उसी कान के यहाँ फिट कर दीजिए। ये जो उठा हुआ स्थान है ना, इस पे फिट कर दीजिए। राइट, सुबह शाम 21-21 बार आप ये करिए। बस ये देखिए, कुछ नहीं। अंदर की जो आपकी नली है वो अपने आप इस एक्सरसाइज से बिल्कुल क्योर हो जाएगी, नहीं आएगी आपको आवाज। बहुत ही सुंदर रेखा जी, बहुत ही सुंदर। एक बूंद, अब हम खाली जगह में एयर वापस भरेगी तो चिकनाई में एयर नहीं रुकती। एक बूंद सरसों का तेल गरम करके कान में डाल दीजिए। एक बूंद से ज्यादा ना डालें, लालच नहीं करें। और फिर उसी कान की तरफ जिसमें डाल रहे हैं उसी करवट सो जाइए। रात में वो तेल आपका वापस बह जाएगा अपने आप और चिकनाई चिकनाई रह जाएगी, एयर अंदर नहीं जा पाएगी। ये सब मेहनत नहीं करनी है इतनी, तो म्यूलियन ऑयल लिख लीजिए। होम्योपैथी में एक ऑयल आता है म्यूलियन ऑयल। वो एक एक बूंद, उसको एक बूंद से ज्यादा नहीं डालते, एक एक बूंद दोनों कान में डाल दीजिए और लिखिए साइलेसिया 6X जर्मन। ये एक शीशी मंगा लीजिए, 4 गोली गर्म पानी में डालिए, रात को पीकर सो जाइए। 1 सप्ताह बाद अगर आपके कान में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिए। मैं शायद समझती हूँ कि आप मुझसे बात ही नहीं करोगे। नीलिमा भाभी, I think we have lots of questions जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा पूछना और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जवाब देना। सेशन की एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट हो चुका है, 5:45 बज चुके हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुशीला जी पापड़ीवाल जो हमारे दिगंबर जैन महिला मंडल की ट्रस्टी है। मैं चाहूंगी सुशीला आंटी आप आए और रेखा जी को वोट ऑफ थैंक्स दें। Sushila ji, I just have you unmuted her? Yeah, 1 minute. हाँ, सुशीला आंटी। हाँ नीलम, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए आंटी, आप ऑडिबल हैं। हाँ, थैंक यू नीलम। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं दिगंबर जैन महिला मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मीरा भाभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज की परिस्थितियों को देखते हुए सही विषय चुना और आपको आमंत्रित किया। आज आपने जो भी समझाया वह स्वास्थ्य संबंधित सुझाव दिए आज की परिस्थिति में बहुत उपयोगी है और आगे भी हम हमारी जीवन शैली में सुधार ला सकेंगे जिससे हम अपना जीवन स्वस्थ व सुखी रख सकेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हमें नई जानकारियों से अवगत कराती रहेंगी। मैं नीलिमा जी व शीजा जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संचालन किया। धन्यवाद। थैंक यू सुशीला आंटी। अच्छा रेखा दीदी, आपके नंबर के लिए डिमांड्स आ रही हैं, तो अगर आप चाहें तो आप एक बार आपका नंबर बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। 94140 4633। इसका सिस्टम ये है कि आप जब ये नंबर मिलाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस समय बात कर लीजिए, क्योंकि मैं दिन भर में 1 घंटा सिर्फ फोन पर बात करती हूँ
उस 1 घंटे को तय करती हूँ सुबह उठ के कि आज वो 1 घंटा कौन सा फ्री है। उस घंटे पर जिसके भी फोन आते हैं सबसे हम बात करेंगे, क्योंकि दिन भर फोन करने पर दिक्कत ये होती है कि क्लिनिक में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो शायद प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जो वो 1 घंटा हम देते हैं, उसी घंटे में आप लोग जब फोन करेंगे तो सबको प्रॉपर जवाब मिलेगा, कोई झिझक वाली बात नहीं है। प्लीज नंबर वापस बोल दीजिए प्लीज। मैंने चैट बॉक्स में डाला है। 9414046333। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मुझे तो लग रहा था कि शायद बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे, तो मैंने उसको वहीं विराम भी कर दिया इसीलिए। इतना सुंदर सेशन था रेखा जी की, ऐसा लग रहा था कि इतने आपने हमको नुस्खे बताए कि आपको सुनते ही रहे। बहुत मजा आया रेखा दीदी, बहुत ज्यादा आनंद आया आज आपका सेशन अटेंड करके। घर के अंदर ही हमारी दवाइयां हैं, तो आपने हमें उससे अवगत कराया। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके अपनी इलाज घरेलू दवाइयों से करें। बहुत अच्छी बात है। रेखा जी में हमें दादी नानी दिखाई दी है। नानी जी के नुस्खे। बहुत अच्छा लगा आपकी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। आप इतने अच्छे तरीके से आपने बताया और समझाया, हमारा नॉलेज बढ़ाया आपने। मैंने तो मंजू जी बढ़ जाते हैं, और मीरा जी शायद जो मेरी चाची और भाभी लगती है, उन दोनों को यही बात बोली थी कि आप मुझे कहाँ ले रहे हैं, वो बम्बई वाले लोग हैं, उन्हें मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता। आपने इतने सुंदर तरीके से बताया कि हमको ये चीज अपने जीवन में ग्रहण करनी ही पड़ेगी। मतलब इतने उसके रीजन भी साथ में बताए कि हम लोग डेफिनेटली इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। बताऊंगी मैं आपको, इसमें आजकल के पेरेंट्स को आपकी बहुत जरूरत है, और आपको बार बार आना होगा हमें बताने के लिए, समझाने के लिए, जीवन शैली जीत बताने के लिए। बच्चा आया, बहुत रो रहा था, और उसकी मदर उसको मेरे सामने 2-4 थप्पड़ मार गई। मैं बहुत अच्छे से बात बता रही हूँ, 2-4 थप्पड़। मैंने कहा हो क्या रहा है बताओ। मानता ही नहीं है, टीवी छोड़ता है, मोबाइल लेता है, मोबाइल छोड़ता है, टीवी लेता है। क्या हो गया उसके जीवन में? 9 से 5 उसे कंप्यूटर पे बैठना है, तो आज से सीखेगा तभी तो बैठेगा। आपने कभी उसे ये बताया कि सिर्फ काम की चीज देख, उसके बाद हमको हमारा मोबाइल वापस दे? और जब अभी उसकी उम्र ही नहीं थी तो आपने उसको दिया ही क्यों? वो आज ही आपका कहना नहीं मान रहा तो कल कैसे मानेगा? आप सोच नहीं सकते उस बच्चे ने क्या जवाब दिया। उसने अपनी मदर को मेरे ही सामने उसी समय जवाब दिया, आंटी आंटी पॉकेट मार रही है मुझे। ये बोलने की लैंग्वेज देखिए बच्चों की आजकल, पॉकेट मार रही है मुझे। खुद तो सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती है, पापा को खाना तक तो नहीं डालती। सोचिए हम बच्चे को कैसे कहें। और जब मैंने उस बच्चे को बैठ के आधा घंटा समझाया, काउंसलिंग की, आज क्या मोबाइल नहीं लेता। ये है पेरेंट, माँ खुद अपने बच्चे की बहुत बड़ी गुरु है, बहुत बड़ी डॉक्टर है। उसे बच्चे को कैसे सिखाना, बस ये उसको जानना। आप यूट्यूब पे है क्या? यूट्यूब पे आपका चैनल है? यूट्यूब पे नहीं, मैं अभी नहीं। बहुत लोग पूछते हैं वाला क्वेश्चन, मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी काम हो जाता है इसलिए। लेकिन मैंने आपको